रेफरेंस। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। Parameterized constructor using call by reference। अगर हम बात करें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस की, तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। सपोज एक कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर में हमने ऑब्जेक्ट को ही एज आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया, तो उसको हम बोल सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अब आप ये समझना चाहेंगे कि इस टाइप के कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, तो हम कॉल बाय रेफरेंस कंस्ट्रक्टर यूजुअली किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल बाय रेफरेंस हमेशा किसी एक डिफ़ॉल्ट या एक कॉल बाय वैल्यू कंस्ट्रक्टर के साथ लिखे जाएंगे। अब आपको 3 पॉइंट इसमें याद रखने। सबसे पहला, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई, पहचानने का तरीका। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ये होता है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसका यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तीसरा, इसका एक और पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या ध्यान रखना है। इम्प्लीमेंट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिटन विद एटलीस्ट वन डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। मतलब इस कंस्ट्रक्टर को कभी भी सिंगल नहीं लिख सकते, इसके साथ एक कॉल बाय वैल्यू या एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना कंपलसरी रहेगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो सपोज एक क्लास हमने ले लिया है, यहाँ पे क्लास का नेम ले लिया हमने यहाँ पे नंबर, और इसमें हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। 2 वेरिएबल्स लेने के बाद एक इसमें हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं नंबर, और यहाँ पे ए में हमने यहाँ पे 50 असाइन कर दिया और बी में हमने 80 असाइन कर दिया। ओके। और इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, system.out.println क्लास नंबर इज इनिशलाइज्ड, कि क्लास नंबर हमारा इनिशलाइज हो गया। और इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं नंबर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ही एज आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं नंबर, और यहाँ पे n लिखा हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज a इक्वल टू n डॉट a और b इक्वल टू n डॉट b, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं system.out.println डुप्लीकेट कॉपी इज क्रिएटेड, कि डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गई। नंबर क्लास को क्लोज कर दिया। नंबर क्लास को क्लोज करने के बाद अब हम आगे आते हैं, एक यहाँ पे मेथड लेते हैं, मेथड ले लिया वाइड स्वैप, और इस मेथड में स्वैपिंग के लिए हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। int एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं
मतलब हम यहाँ पे स्वैपिंग का कोड लिखेंगे, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में इंटरचेंज करेंगे। तो टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प, इंटरचेंज हो गया। फिर यहाँ पे एक मेथड लिया हमने और वाइड शो डेटा, इसमें ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। system.out.println, यहाँ पे ए इक्वल टू ए की वैल्यू को प्रिंट कर लिया और इसी तरीके से बी की वैल्यू को भी प्रिंट कर लेते हैं। system.out.println बी इक्वल टू बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू प्रिंट करने के बाद इस क्लास को हमने क्लोज कर लिया। एग्जीक्यूशन के लिए हमको एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें मेन मेथड होगा। तो यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं, क्लास यहाँ पे सपोज कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर example4, कंस्ट्रक्टर example4। इसमें मेन मेथड ले लेते हैं, यहाँ पे मेन मेथड लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR। अभी क्या करना है, इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने में एक कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग कंपलसरी होता है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर n1 इक्वल टू न्यू नंबर। एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नंबर n2 इक्वल टू न्यू नंबर और यहाँ पे हमने n1 को पास कर दिया एज ए आर्गूमेंट। फिर हमने क्या किया, n1 डॉट स्वैप, इसको स्वैप कर देते हैं। तो n1 डॉट स्वैप लिख लेते हैं, तो n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं system.out.println स्वैप्ड डेटा और यहाँ पे n1 डॉट शो डेटा। उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज और प्रिंट करते हैं system.out.println ओरिजिनल वैल्यू और ये n2 डॉट शो डेटा। अब इस क्लास को क्लोज कर दिया और उससे पहले मेथड को। प्रोग्राम को समझने के लिए हमको दो सेगमेंट पे काम करना होगा, एक सेगमेंट मेमोरी और दूसरा सेगमेंट हमको ये समझना होगा कि इसको रन करने के बाद हमारा कंसोल पे आउटपुट क्या आएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा मेन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अच्छे से समझेंगे। नंबर n1, तो यहाँ से क्या होगा, एक रेफरेंस वेरिएबल ये बन जाएगा, ये रेफरेंस वेरिएबल बन गया n1 और उसके बाद न्यू नंबर, ये ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू नंबर से। तो कंट्रोल आएगा नंबर क्लास पे, नंबर क्लास के 2 मेंबर वेरिएबल a और b, मेमोरी बन गई यहाँ पर, एक a के लिए बन गई और एक b के लिए। सपोज इसका एड्रेस 203040 है, तो n1 में ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस 203040 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग स्टार्ट होती, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि कोई आर्गुमेंट हमने यहाँ पर नहीं दे रखे। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे a में वैल्यू 50 जाएगी, a में 50 वैल्यू जाएगी और b में वैल्यू जाएगी हमारी 80। इसके बाद कंसोल पे मैसेज प्रिंट होगा क्लास नंबर इज इनिशियलाइज्ड। ये मैसेज आउटपुट में आपको डिस्प्ले होगा
ये इंटरनल हो गया, ए में वैल्यू 50, बी में 80 गई, और ये मैसेज हमको दिखेगा कंसोल पे। कंसोल पे मैसेज दिखेगा क्लास नंबर इज इनिशियलाइज्ड। ओके, अब इसके बाद इस कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कंप्लीट हो गई, कंट्रोल आ गया यहाँ पे। फिर ऑब्जेक्ट दोबारा बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो n2 एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। ये n2 रेफरेंस वेरिएबल हमारा यहाँ पे बन गया। n2 रेफरेंस वेरिएबल बनने के बाद न्यू नंबर कंट्रोल फिर से हमारा नंबर क्लास पे आएगा, और जो नंबर क्लास के 2 इंस्टांस वेरिएबल हैं इनके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, एक ए के लिए और एक बी के लिए। एड्रेस इसका कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज 507080 हो गया, तो ये n2 में एड्रेस आ गया 507080, और उसके बाद यहाँ से n1 पास होगा। तो n1 है क्या, n1 यहाँ से समझिए, n1 है यहाँ पर 203040, n1 की वैल्यू पास होगी, तो यहाँ से रेफरेंस पास हो गया 203040, और वो 203040 इस लोकल रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू रिसीव होगा। लोकल रेफरेंस वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो इसका स्कोप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे एक n रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, n एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, और इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी 203040, जो हमने पास किया था यहाँ पर n1 के फॉर्म में। अब उसके बाद इसके अंदर कंट्रोल आएगा। ए का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट, जो अभी ऑब्जेक्ट के लिए n2 ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, ए से ये वाला ए एक्सेस हो जाएगा, न्यूली क्रिएटेड ए। n डॉट ए से क्या एक्सेस होगा, n है क्या, n है 203040, तो 203040 से हम पहुंच जाएंगे इस मेमोरी एड्रेस पे, और 203040 का ए 50 है, तो यहाँ से ये निकाल के लाएगा 50, और इस 50 में असाइन कर देगा, तो ये 50 आ गया। फिर उसके बाद b इक्वल टू n डॉट बी, तो b का मतलब जो न्यूली क्रिएटेड b था, जो अभी यहाँ पर क्रिएट हुआ था। n डॉट बी का मतलब n में है हमारा इस समय 203040, तो 203040 से इस मेमोरी एड्रेस पे पहुँचे, और इसका b है 80, तो ये 80 यहाँ से निकालेगा और यहाँ पर 80 असाइन कर देगा। ये इंटरनल होगा काम, और इसके बाद मैसेज प्रिंट करेगा डुप्लीकेट कॉपी इज क्रिएटेड। मैसेज हमारा यहाँ पे प्रिंट करेगा डुप्लीकेट कॉपी इज क्रिएटेड। अब ये मैसेज प्रिंट करने के बाद दोनों कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग हो गया, हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा हमारा n1.swap, तो कंट्रोल जाएगा स्वैप मेथड पे, और स्वैप मेथड के अंदर हमने a और b की वैल्यू चेंज करने का स्टेटमेंट लिख रखा है। तो n1 के लिए हमने कॉल किया यहाँ पर n1.swap कॉल किया, तो यहाँ पर n1 में a की वैल्यू 50 चेंज हो जाएगी 80 से, और 80 b की वैल्यू जो थी वो चेंज हो जाएगी a की वैल्यू 50 से। तो ये जो n1 में वैल्यू थी वो स्वैप हो गई, क्योंकि n1 के लिए हमने स्वैप कॉल किया। अब उसके बाद यहाँ पे स्वैप डेटा एक मैसेज प्रिंट होगा, जो हमने मैन्युअली प्रिंट कर रखा है, स्वैप डेटा प्रिंट होने के बाद n1.showData कॉल होगा। जब n1.showData आप इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंट्रोल जाएगा नंबर क्लास पे, नंबर क्लास का showData सर्च करेगा, showData यहाँ पे मिल गया। अब a इक्वल टू ए की वैल्यू, तो n1 में जो a की अब वैल्यू है वो वैल्यू है 80, तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 80। उसके बाद system.out.println b इक्वल टू b की वैल्यू, तो इसमें अब जो b की वैल्यू है वो है 50, तो b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 50। ठीक है, ये आउटपुट इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब ये प्रिंट हो गया, यहाँ से मेथड कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब ये लाइन रन होगी, इसमें हमने ओरिजिनल वैल्यू करके मैसेज प्रिंट कराया, तो ये मैसेज प्रिंट होगा ओरिजिनल वैल्यू। और इसके बाद n2.showData जब कॉल होगा तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे showData पे,
और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होगी। n2 के लिए ज़रा देखिए a की वैल्यू क्या है, n2 के लिए a की वैल्यू है 50। तो अब a यहाँ पे प्रिंट होगा 50। उसके बाद b की वैल्यू प्रिंट होगी 80। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा जो वैल्यू हमारी स्वैप होने वाली थी a और b की n1 ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी एक कॉपी हमने बना लिया था n2 में। और इस कंस्ट्रक्टर में अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट या कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट हमारा बन नहीं पाएगा, और जब हम ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे तो फिर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस को कॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल बाय रेफरेंस के साथ एक डिफ़ॉल्ट या एक कॉल बाय वैल्यू कंस्ट्रक्टर लिखना कंपलसरी होता है।